सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पर्यावरण का चैप्टर नंबर 4 खेल प्रतियोगिता। आप सबने पर्याप्त रूप से खेल खेले हैं, आप नित्य खेल खेलते भी हैं। कई प्रकार के खेल होते हैं, घर में खेलने वाले खेल, बाहर मैदान में खेलने वाले खेल। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कि मनुष्य ने खेल खेलने प्रारंभ क्यों किए थे, खेल का उद्देश्य क्या था। तो जो खेल मनुष्य ने प्रारंभ किए थे, खेलना जब प्रारंभ किया तो उसका उद्देश्य था आनंद प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना, और दूसरा था मनोरंजन। तो मनुष्य ने मनोरंजन और आनंद के लिए उसने खेलों का आविष्कार किया और खेल खेलने प्रारंभ किए थे। उसके बाद का शब्द आता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का अर्थ होता है जब एक से अधिक कोई प्रतियोगी किसी काम करने के लिए उसमें भाग लेते हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार का जो हम इवेंट आयोजित करते हैं उसको कहेंगे हम प्रतियोगिता। अब ये प्रतियोगिता खेल की भी हो सकती है, परीक्षा की भी हो सकती है, किसी भी कार्य के लिए प्रतियोगिता संभव है। आप भी अपनी कक्षा में आपकी प्रतियोगिता रहती है अंकों की, कि कौन किससे ज़्यादा अंक प्राप्त करता है। तो आपकी ये प्रतियोगिता होती है और उसमें फिर जिसके सबसे ज़्यादा अंक आते हैं उसको फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय इसके हिसाब से उनको पारितोषिक और पुरस्कार भी मिलते हैं। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। नीलम के विद्यालय में इस वर्ष पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना था और प्रधानाध्यापक ने सभी अध्यापकों की बैठक बुलाकर काम बांट दिए। अब प्रतियोगिता किसकी थी? पंचायत स्तर की खेल प्रतियोगिता। प्रधानाध्यापक ने सभी अध्यापकों को बुलाया, मीटिंग की और काम बांट दिए। अब अध्यापकों को अपने काम से संबंधित दल तैयार करने थे। तो नीलम के जो क्लास टीचर थे, कक्षा अध्यापक थे, उन्होंने उनको मैदान की व्यवस्था का काम मिला था। अध्यापक जी ने अपने दल में नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी को लिया। तो आपसे पूछ सकते हैं अध्यापक ने दल में कितने छात्रों को लिया? 4 छात्रों को लिया। इसमें नीलम, आरिफ, मंगल और नंदिनी, 2 उसमें बॉयज़ थे और 2 उसमें गर्ल्स थी। इस दल में कक्षा 5 के 4 और कक्षा 3 के भी 4 बच्चे थे। तो इसका मतलब 7 और कुल 11 बच्चे। सब ने मिलकर आपस में कार्य की योजना बनाई। अब देखिए, आपने कौन कौन से खेल खेले हैं। जो आपने खेल खेले हैं आप उसके आप नाम बता दीजिए। आपने जो घर में खेल खेले हैं, विद्यालय में खेल खेले हैं, आप उसके नाम बता दीजिए। किस किस खेल के लिए निश्चित नाप के मैदान होने चाहिए। अब ऐसे खेल जिसके लिए जो मैदान होता है उसका एक निश्चित नाप होता है। तो लगभग तो वैसे सभी प्रकार के जो खेल होते हैं उनके कोई न कोई निश्चित नाप के मैदान होते हैं। लेकिन ऐसे खेल जैसे कोई लूडो है, सांप सीढ़ी है, उनके कोई मैदान नहीं होते। उनका जो जिस पे वो खेल छपा होता है, बना होता है, वही हम खेल खेलते हैं। तो निश्चित नाप वाले हैं, फुटबॉल का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, बैडमिंटन है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, खो खो, कबड्डी, ये जो सभी प्रकार के खेल होते हैं उनके निश्चित नाप के मैदान होते हैं। आपके स्कूल में कौन कौन से खेल के मैदान हैं? आपके स्कूल में जो खेल के मैदान हैं आप वो बता दीजिए। फुटबॉल का मैदान है, हॉकी का है, बास्केटबॉल का है, बैडमिंटन का है, कबड्डी, खो खो का। किस खेल का मैदान सबसे बड़ा है? तो निश्चित रूप से फुटबॉल जो खेल है उसका मैदान सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस चित्र में ये जो बच्चे हैं वो खो खो खेल रहे हैं। खेल इसमें कौन सा खेल रहे हैं? ये खो खो।
खो खो खेल ये खेल रहे हैं। खो खो खेल में इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और इसके अंदर जो कुल खिलाड़ी होते हैं वो इस प्रकार से लाइन में 9 बैठे होते हैं। तो 9 खिलाड़ी तो ऐसे बैठे होते हैं और 3 दूसरे खिलाड़ी होते हैं जो विरोधी दल के होते हैं, जो दौड़ते हैं उनको पकड़ने के लिए जो बैठे हैं वो उनको पकड़ते हैं। और इस खेल के भी अपने निश्चित नियम होते हैं। तो आप में से बहुत से ने खो खो खेला होगा। इस पाठ में आगे इसका मैदान कितना बड़ा होता है इसकी हम बात करेंगे। तो आपको एक कार्य करना है, अपने विद्यालय की पुस्तकालय से खेल के नियमों की पुस्तक लाकर किसी की मदद से खो खो खेल के नियम अपनी कॉपी में आपको लिखने हैं और सबको आपको सुनाना है। तो ये आपका हो गया है होमवर्क। खेल के नियमों की पुस्तक लानी है और उसके जो नियम हैं कौन से, खो खो के खेल के नियम, उसको अपनी कॉपी में आपको लिखना है। अब आप जब जानकारी करेंगे तो आपको पता भी करना है खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसके साथ में 3 एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी होते हैं। 3 होते हैं एक्स्ट्रा अतिरिक्त खिलाड़ी, लेकिन खेलेंगे 9 खिलाड़ी। खो खो का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है, तो खो खो का मैदान 27 × 16 मीटर का होता है, यानी लंबाई चौड़ाई 27 मीटर और 16 मीटर उसकी होती है। और विद्यालय स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है, तो विद्यालय स्तर पर जो खेल कूद की प्रतियोगिता होती है उसमें खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, दौड़ के जितने भी खेल हैं, सभी प्रकार की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, तस्तरी फेंक, भाला फेंक, ये इस प्रकार के जो खेल होते हैं जो एथलेटिक्स में शामिल हैं वो खेल, और जो दलों के खेल होते हैं, कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, इस प्रकार के खेलों का आयोजन विद्यालय की खेलकूद स्तर की प्रतियोगिता में होता है। अब खो खो का यदि आपको मैदान बनाना है तो तैयार करने हेतु आपको कौन कौन से काम करने होंगे, इस काम में कितने सहयोगी चाहिए, आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और सामग्री आप कहाँ से एकत्र करेंगे। तो खो खो का मैदान तैयार करने के लिए हमें कई काम करने होते हैं। सबसे पहले तो हमें मैदान को समतल करना होता है, क्योंकि खो खो का मैदान एक लंबा चौड़ा मैदान होता है। 27 का लगभग हो गया 89 फीट, 16 का हो गया लगभग 50 फीट के आसपास, कुल मिला के 27 मीटर और 16 मीटर, इस प्रकार की लंबाई चौड़ाई का मैदान हमें समतल करना होता है। और समतल करने के बाद में उसमें दोनों तरफ 2 पोल लगाने होते हैं, लकड़ी के भी लगा सकते हैं, लोहे के लगा सकते हैं। और इस काम में हमें लगभग 10-12 सहयोगियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी लाइनिंग करनी होती है, पोल को लगाना है। फिर उसमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, पोल चाहिएंगे, रस्सी चाहिएगी, चूना उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब सामग्री आप कहाँ कहाँ से इकट्ठा करोगे, तो सामग्री हम विद्यालय से इकट्ठा करेंगे, कुछ सामग्री बाज़ार से लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर जो हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसमें जैसे चूना चाहिएगा, फिर कहीं कोई खेल खेलते हैं तो उसमें किसी को चोट लग सकती है, हमें सावधानी रखनी चाहिए, उसके उपरांत भी चोट लग सकती है खेल में, तो उसके लिए प्राथमिक चिकित्सा की पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, जिसमें कुछ प्रारंभिक चिकित्सा की कोई दवाइयाँ, कोई दर्द की दवाई है, कोई पट्टी है, कोई घाव पे लगाने वाली दवाई है, इस प्रकार की उसमें कुछ थोड़ी दवाइयाँ रहती है। टेबल चाहिए, कुर्सी, परिणाम तालिका, खिलाड़ियों के फार्म की फाइल होती है, दर्शकों के बैठने के लिए स्टूल, सीटी, विसल, ये सब उसमें सामग्री चाहिए। बच्चों ने सब सामग्री इकट्ठी की, पीने के पानी की व्यवस्था भी उन्होंने कर ली, और बच्चों के दल को 2 खेलों के अनुसार से बांट दिया गया, और नीलम कबड्डी के मैदान पर व्यवस्था कर रही थी। अब आगे चलते हैं, कबड्डी का मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है और प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या होता है, हम इसकी बात कर चुके हैं। कबड्डी का मैदान 27 × 16 मीटर का होता है, और प्राथमिक चिकित्सा की पेटी में क्या क्या होता है, वैसे उसमें कई सामान होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सामान चाहिए उसमें चिपकाने वाली पट्टी है, दर्द निवारक दवा उसमें चाहिए, जालीदार पट्टी चाहिए, रोगाणुनाशक दवा चाहिए, घाव पे लगाने के लिए मलहम चाहिए, कैंची चाहिए।
तो ये इस प्रकार की सामग्री मुख्य रूप से उसमें होनी चाहिए। अब खेल शुरू होते ही खेल खिलाने वाला निर्णायक, जिसको रेफरी कहते हैं, उसने सबको खेल के नियम बताए। अब हम बात कर रहे हैं कबड्डी की। तो कबड्डी के नियम रेफरी ने बताए कि जिसकी बारी है वह खिलाड़ी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलेगा। उसे टच लाइन को पार करनी है, अन्यथा वह आउट माना जाएगा। एक निश्चित लाइन तय की होती है जिसको कहते हैं टच लाइन। उसको जब तक वो छुएगा नहीं तब तक उसकी जो रेड है वो मानी नहीं जाती, अन्यथा उसको आउट मान लिया जाता है। अगली उसके लाइन है वो बोनस लाइन है, यानी वहाँ वो टच करेगा तो उसको कुछ ना कुछ अंक मिलेगा। उसको एक पैर से पार करके दूसरा पैर हवा में थोड़ा उठाने पर ही बोनस अंक अतिरिक्त मिलेगा। ऐसे नहीं कि पैर से टच कर दिया, उस पैर को टच करने के बाद दूसरा पैर हवा में होना चाहिए या दोनों पैर अंदर होने चाहिए। इस दौरान जितने खिलाड़ियों को छू कर मध्य रेखा को छू लेगा उतने अंक उस टीम को मिल जाएंगे। ऐसा करके मान लीजिए उसने विरोधी दल के 3 खिलाड़ियों को छुआ और वापस अपने दल में आ गया, वो जो सेंटर लाइन है वहाँ पे उसने छू लिया, तो 3 को छुआ है तो उसको 3 अंक मिल जाएंगे। 4 को छुआ 4, जितने खिलाड़ियों को छुएगा उतना उसको अंक मिल जाते हैं। यदि उसको पकड़ लिया जाता है और मध्य रेखा तक वह नहीं पहुँच पाता तो उसको आउट माना जाएगा और विपक्षी टीम को उसका 1 अंक मिलता है। अब कबड्डी में एक नियम और भी है। कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस पाले में आएंगे जिस क्रम में वो आउट हुए थे। 20 मिनट बाद 10 मिनट का मध्यांतर इंटरवल होता है, मध्यांतर के बाद 20 मिनट का खेल और होता है, और जिस टीम के अंक ज़्यादा होता है वह टीम विजेता बन जाती है। अब बताइए, कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता क्यों होती है? और आप भी कोई नया खेल खेलने से पहले क्या कोई नियम बनाते हैं? उदाहरण भी आपको देना है। कोई भी खेल खेलने से पहले नियम बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नियम नहीं बनाएंगे तो खेल हो ही नहीं सकता, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए अनुशासन के लिए और खेल को सही तरीके से खेलने के लिए नियम बनाने आवश्यक है। अब आप भी कोई नया खेल खेलने से पहले कोई नए नियम बनाते हैं क्या? उदाहरण दीजिए। कई बार पार्क में जो बच्चे बॉल होती है जिसको हम पैर से खेलते हैं, फुटबॉल की बॉल होती है, उसको कई बार हाथ से खेलने का नियम वो बना लेते हैं। एक दूसरे को 2 दल बन गए, एक दूसरे को हाथ से वो बॉल देंगे और बॉल एक खिलाड़ी के पास आई, उसने दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को दी, इस प्रकार से दे के वो आगे कोई निश्चित स्थान बना लेते हैं कि वहाँ अगर वो बॉल को टच कर लेंगे तो उनको अंक मिल जाएगा, इसको गोल भी कह सकते हैं। तो ऐसा खेल, मान लीजिए खेल प्रारंभ किया और उसमें नियम बना दिया कि एक खिलाड़ी वापस जो बॉल है वो जिससे लिए उसी को वापस नहीं देगा। मान लीजिए सुनील से उसने बॉल महेश ने ली है, तो फिर वो वापस सुनील को नहीं देगा, वापस वो राम को दे सकता है, महेंद्र को दे सकता है, आरिफ को दे सकता है, जतिन को दे सकता है, किसी और को वो दे सकता है। इस प्रकार के खेलों के नियम, आप नया नया कोई भी खेल खेलते हैं उसमें अपनी इच्छा के अनुसार से नियम बना सकते हैं ताकि खेल का आपको आनंद आए। अगला इसमें विषय है खेल भावना। ये एक बहुत ही आवश्यक बात है, खेल भावना। यानी खेलते समय हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। खेल का मतलब होता है आनंद प्राप्त करना और मनोरंजन करना, और जो प्रतियोगिता होती है वो भी स्वस्थ प्रतियोगिता होती है। उसमें लड़ाई झगड़ा, दूसरे खिलाड़ी को नुकसान पहुंचाकर विजेता बनना, इस प्रकार की बात मन में नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें मन में न रखकर हम स्वस्थ प्रतियोगिता, मनोरंजन के अनुसार खेल खेलते हैं, उसको हम कहेंगे खेल भावना। सहयोग भी करना चाहिए। खेलते समय को दूसरा खिलाड़ी है उसको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर वो गिर गया है तो तुरंत उसकी सहायता करके उसको उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो विरोधी खिलाड़ी है, वो गिर गया तो मैं क्यों उठाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। खेलते खेलते एक खिलाड़ी के पैर में मोच आ गई, तुरंत उस दल के खिलाड़ी दौड़ पड़े, उसे उठाकर मैदान से बाहर लाए। पर भारी कोई उपचार करे उससे पहले ही सामने वाले दल के एक खिलाड़ी ने अपने बैग से दर्द निवारक दवा निकाल कर लगाई। अब ये क्या है? विरोधी जो दल का खिलाड़ी था उसने दर्द निवारक दवा निकाल कर लगाई। ये है खेल भावना। घायल खिलाड़ी को थोड़ा आराम आने के बाद खेल फिर से शुरू हुआ और उस जगह नया खिलाड़ी आ गया। अब टीम के साथियों ने घायल खिलाड़ी की सहायता क्यों की? क्योंकि टीम होता है, टीम का मतलब भी एक दूसरे का सहयोग होता है। तो इसलिए
खिलाड़ी घायल हो गया तो उनका वो साथी था तो उसकी सहायता करनी थी, इसलिए तुरंत उसकी सहायता की। जो टीम सामने खेल रही थी उसने घायल खिलाड़ी को दवा क्यों लगाई होगी? तो जो टीम सामने खेल रही थी उसके खिलाड़ी ने दवा लगाई है क्योंकि वो खेल खेल रहे थे, कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे। जब लड़ाई झगड़ा होता है उसमें तो दूसरे की मदद नहीं की जाती, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन वो तो खेल खेल रहे थे और खेल में उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, केवल एक स्वस्थ प्रतियोगिता थी। और खेल से पहले और खेल के बाद में तो वो मित्र पहले होते हैं, मित्र भी रहते हैं। तो खेल की भावना को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत और मनुष्यता को ध्यान में रखते हुए उसने उस खिलाड़ी के दवा लगाई। आपके किसी साथी को कोई कष्ट हो तब आप क्या करते हैं? हम उसके साथी की मदद करते हैं, पूछते हैं उसको क्या कष्ट है, जिस प्रकार का उसको कष्ट है उसी प्रकार की उसकी मदद करते हैं। अब देखिए इसमें घायल साथी है, इसके पैर में मोच आ गई है और सभी इसकी मदद कर रहे हैं। किसी ने इसका पैर पकड़ रखा है, किसी ने उसका कंधे पे हाथ लगा रखा है, उसको सांत्वना दे रहे हैं कि दर्द नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार से हौसला बढ़ा रहे हैं और उसका उपचार कर रहे हैं। अब खेल के साथ में मनोरंजन। नीलम और आरिफ घायल खिलाड़ी से बात करने लगे। उसने कहा, मेरी टीम के खिलाड़ी और मैं विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में तो एक दूसरे से जीतने के लिए कोशिश करते रहते हैं, पर आज हम सभी साथ साथ एक टीम के रूप में खेल रहे हैं। अब आप देखिए, जब वो एक ही विद्यालय के वो खिलाड़ी हैं, जब उनकी कक्षा की प्रतियोगिता होती है तब वो एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, लेकिन अब विद्यालय की टीम में वो दोनों एक साथ खेल रहे हैं। आज रात सभी टीमों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तुम भी जरूर आना। यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जब हम अपनी संस्कृति से संबंधित कोई गीत, संगीत इत्यादि अन्य कोई भी कार्यक्रम जिसमें हम अपनी संस्कृति का दर्शन कराते हैं, हम कोई न कोई उसमें संदेश देते हैं। तो इस प्रकार का जब कार्यक्रम किया जाता है तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में हमारे सामने आता है। तो विद्यालय के सभी बच्चे खिलाड़ियों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए। वहाँ सभी मिलकर गीत गा रहे थे, किसी ने नृत्य दिखाया, किसी ने एकल अभिनय। एक विद्यालय ने हरीशचंद्र नाटक का मंचन किया। हरीशचंद्र कौन थे? आप सबको जानकारी होगी। हरीशचंद्र सत्य बोलने के लिए इस संसार में प्रसिद्ध हुए हैं। नीलम और आरिफ ने देखा कि सभी हंसी खुशी के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अब खिलाड़ियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ क्यों रखा होगा? ताकि उनमें सहयोग की भावना बनी रहे, उनका आपस में अच्छा संबंध रहे, एक दूसरे को सहयोगी बने रहे, इसलिए एक साथ कार्यक्रम रखा। सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की योजना कैसे बनाते हैं? जिस प्रकार से खेल की योजना बनाते हैं उसी प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम की योजना बनाते हैं। कौन कौन से उसमें गीत होंगे, कौन सा नाटक होगा, एकल अभिनय कौन करेगा, गीत कविता क्या होगी उसमें, उसको पहले तय करते हैं। जिनको गाना है उसका नाम लिखते हैं वो कार्यक्रम में भाग लेने वाले, फिर उसको तैयारी करवाते हैं और तैयारी करवाने के बाद में उस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है। इनमें कौन कौन सी पूर्व तैयारी करते हैं खिलाड़ियों? उसमें प्रतियोगियों को इसमें छांटना, उनकी रुचि के अनुसार से उनको कार्यक्रम देना, और फिर कार्यक्रम के लिए कोई माइक चाहिए, उनको कोई म्यूजिक के लिए कुछ सामग्री चाहिए, स्टेज चाहिए, और कार्यक्रम करने के लिए कोई सामग्री चाहिए। वो सब सामग्री इकट्ठी करके और फिर कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। आपने कभी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है? बताइए कहाँ। निश्चित रूप से आपने 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, और विद्यालय में कोई प्रार्थना में कोई उत्सव हुआ होगा, कोई जयंती हुई होगी, या आपके विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है। तो इसमें कभी आपने भाग लिया हो तो जिस कार्यक्रम में भाग लिया है आपको उसकी जानकारी देनी है, उसमें उत्तर लिखना है अपना। आपने वहाँ क्या क्या किया? आपने कोई शारीरिक में भाग लिया, कोई आपने वहाँ पर शारीरिक दृष्टि से कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया, या कोई आपने गीत वहाँ पे गाया, कोई नाटक में आपने भाग लिया, कोई कविता आपने वहाँ पे पढ़ी है, या आपने कोई एक्टिंग की है, अभिनय वहाँ पे किया है कोई, या कोई सामूहिक कार्यक्रम में भाग लिया है, तो जिसमें आपने भाग लिया है वो आपको उसमें लिखना है। खेल के साथ में सीखना। नीलम और आरिफ कबड्डी में घायल खिलाड़ी के कमरे में गए। कमरे में पंक्ति से सभी के बिस्तर एक साथ लगे थे। पानी से भरी एक मटकी रखी है जिस पर डंडी वाला एक लोटा रखा है। सबके खाने के बर्तन एक साथ रखे हैं। आरिफ ने पूछा, खाना कौन बनाता है? घायल खिलाड़ी ने बताया, हम सभी साथी मिलकर बनाते हैं। आरिफ को बहुत अच्छा लगा। यानी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में सभी मिलजुल कर काम करते हैं, कोई सब एकता के साथ में एक होकर रहते हैं
उसमें कोई अलग अलग नहीं होता, कोई जाति के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे, या कोई अमीर है गरीब है इसके आधार पे अलग अलग नहीं होते, सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। घायल खिलाड़ी ने यह भी बताया कि हमारे गुरुजी के साथ मिलकर हम सब कमरे की सफाई, खाना बनाना, पानी लाना, खाना परोसना, सामान व्यवस्थित करना आदि कार्य बिना किसी भेदभाव के करते हैं। आरिफ को बहुत अच्छा क्यों लगा? सभी मिलजुल कर काम कर रहे थे इसलिए उसको अच्छा लगा। आप यदि किसी खेल प्रतियोगिता में जाएं तो आप कौन कौन से काम करेंगे? आप किसी खेल प्रतियोगिता में जाएं तो सबसे पहले आप अपने खेल की तैयारी करेंगे, फिर आप अपना बैग तैयार करेंगे, जो आपके खेल से संबंधित सामग्री है उस सामग्री को आप इकट्ठा करेंगे, और साथ में कोई दर्द की दवा है, कोई पट्टी है, कोई फर्स्ट एड का बॉक्स का सामान हमें भी अपने साथ में लेके जाना चाहिए। एक खेल टीम में जाने से पहले कौन कौन सी सामग्री आप अपने साथ लेकर जाएंगे जो केवल आपके काम की हो, जो सबके काम की आती हो? देखिए, जो केवल आपके काम की सामग्री है वो हो गया आपके खेल में जो आपको सामग्री चाहिए वो। मान लीजिए आप बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं तो आपका बैडमिंटन का रैकेट हो गया, शटल हो गई, और आपके कपड़े हो गए हैं ओढ़ने के, बिछाने के, कोई स्नान के कपड़े हैं, कोई साबुन है, मंजन है, ये सब सामान आपके अपने काम का है। जो सबके काम सामान आ सकता है उसमें हो सकता है कोई पट्टी हो सकती है, कोई दर्द निवारक दवा हो सकती है, घाव पे लगाने की कोई मल्लम हो सकती है, कोई एंटीसेप्टिक दवा हो सकती है। तो ये जो सामान है वो सबके काम आ सकता है। अब आपने इस पाठ में सीखा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल आवश्यक है, क्योंकि खेल हमारा शारीरिक विकास करते हैं, उसके साथ में मानसिक विकास करते हैं। क्योंकि जब मनुष्य को आनंद मिलता है तो उसका मानसिक विकास होता है। तो आनंद का संबंध मन के साथ में है, और शरीर का जो विकास होता है वो शारीरिक विकास के रूप में आएगा। तो हर खेल के अपने नियम होते हैं। कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, सब खेलों के अपने अपने नियम होते हैं। खेलों के आयोजन के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए योजना बनानी पड़ती है, यानी जो काम हम आगे करेंगे उसके लिए बैठकर पहले हम तय करते हैं कि क्या क्या हमें काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, उस काम को कौन कौन करेगा, उसमें क्या सामग्री चाहिए कि वो सामग्री कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा। इस प्रकार की सारी बैठकर हम बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं योजना बनाना। खेल खेलने से हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि खेल खेलने से हमारा शारीरिक शरीर का व्यायाम होता है, साथ में हमारा मानसिक व्यायाम भी होता है। और खेलों से सहयोग, नेतृत्व, भाईचारा आदि इन गुणों का विकास होता है। तो अब आप बताइए, खेल प्रतियोगिता की तैयारी हेतु शिक्षक और बच्चों ने मिलकर क्या क्या तैयारियां की? पूरे पाठ में ये सारी बातें आ चुकी है कि शिक्षक ने क्या किया, बच्चों ने मिलकर क्या किया। अच्छी प्रकार से देख के आप इसका उत्तर ठीक प्रकार से लिख सकते हैं। और दूसरा, खेल प्रतियोगिता से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताइए। खेल की कुशलता, स्वास्थ्य, सहयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु ज्ञान। तो खेल की कुशलता का विकास होता है, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है, एक दूसरे में सहयोग की भावना आती है, और जो रात्रिकालीन कार्यक्रम होते हैं तो उसके लिए उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु उनको ज्ञान भी होता है। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पे आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। खेल देखने वाले को क्या लाभ होता है? खेल देखने वाले को मनोरंजन होता है, उनको आनंद मिलता है। और अंत में हम कहेंगे, सद्भावी कार्यकुशल बनाते और बढ़ाते सबसे मेल। सद्भावी कार्यकुशल बनाते और बढ़ाते सबसे मेल, चुस्ती स्फूर्ति लाते और स्वस्थ बनाते खेल। अब देखिए, सद्भाव, इसमें पूरा सार आ गया है पाठ का। सद्भाव आएगा, हम कार्यकुशल बन जाएंगे, और सबसे मिलजुल के रहेंगे, हमें चुस्ती आएगी, स्फूर्ति आएगी, हम स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो चुस्ती, स्फूर्ति, स्वास्थ्य, सद्भाव, कार्यकुशल और सबसे मेलजुल की भावना, ये सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का विकास खेलों के माध्यम से होता है। तो बिल्कुल आपके रुचि का ये पाठ था। सभी छात्र, सभी विद्यार्थी कोई न कोई खेल जरूर खेलते हैं। सबकी किसी न किसी खेल में रुचि होती है, और सब ने किसी न किसी खेल की प्रतियोगिता में निश्चित रूप से भाग लिया है। तो आपको
खेल ज़रूर खेलने चाहिए, खेल की भावना के साथ में खेलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा खेल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए और आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए खेल खेलना चाहिए। इस पाठ का यही सार है। तो आप भी स्वस्थ रहिए, खेलिए, लेकिन आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के और आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए।